हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के स्रोत से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। हम इसमें ये पहला पार्ट लेकर आए हैं। इसके 2 पार्ट होंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस पूरे किए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्री विवरण। तो फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी हैं, क्योंकि प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए सभी प्रकार के स्रोत होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में जितने भग्नावशेष आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, मुद्राएं आ जाती हैं और अभिलेख आ जाते हैं, वो सब पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में जितने भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मेतर ग्रंथ या धर्मों से अलग संबंधित ग्रंथ जो होते हैं वो सभी साहित्यिक साक्ष्य में आ जाते हैं। जैसे कि आपके वेद, पुराण, उपनिषद, इसी के साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, वो सभी इसमें साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं। विदेशी यात्री विवरण जितने भी विदेशी यात्री यहाँ पर आए हैं, यूनानी, फारसी और रोमन और चीनी यात्री जितने भी यहाँ पर भारत में आए हैं, उनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत किया गया उससे संबंधित यहाँ पर हमें इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ उक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता? सिक्के, अभिलेख, स्मारक भवन। इसमें संहिता नहीं आता, क्योंकि संहिता के अंतर्गत साहित्यिक साक्ष्य आते हैं जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह आते हैं। जो संहिता है उससे संबंधित आएंगे हमारे, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से संहिता इसका उत्तर होगा। भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, क्योंकि इसी समय यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म के आने से जो उससे संबंधित यहाँ पर साहित्य लिखा गया है उसी को यहाँ पर ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है, प्रमाणिक। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसको 3 भागों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास जानने का प्रमुख साधन क्या है? प्रागैतिहासिक इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत जो माना जाता है वो पुरातात्विक अवशेष माने जाते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कोई हमारे पास में वहाँ साहित्यिक अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, साहित्य नहीं प्राप्त हुआ, न ही लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो वहाँ से प्राप्त जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, चाहे वो जीवाश्म हैं या पत्थर हैं, औजार हैं या अन्य और सामग्री हैं जो प्राग यानी आदि मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाते थे, उन्हीं को साक्ष्य माना गया है। इस प्रकार से पुरातात्विक अवशेष ही इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख प्रशस्तियाँ नहीं हैं? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है नंबर 1 प्रयाग स्तंभ लेख, ये भी है। हाथी गुफा अभिलेख, इसको भी माना जाता है। ऐहोल अभिलेख, इसको भी माना जाता है। ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों जो हैं प्रशस्तियाँ हैं। अशोक का शहबाजगढ़ी अभिलेख प्रशस्ति नहीं है। तो इस प्रकार से हम जाएंगे सी के साथ में, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संदर्भ में आदि इतिहास के अंतर्गत केवल सिंधु युग को माना जाता है, यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया केवल आदि इतिहास, केवल क्योंकि सिंधु सभ्यता नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं जो उनको आदि इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, क्योंकि उस समय 300 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में अधिकांशतः यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था। अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इस अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। धनदेव अभिलेख से ही यह पुष्टि होती है कि अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग था उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। इसका आंसर ये होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 में शासक दिए हैं, सूची 2 में अभिलेख दिए हैं और उनका मिलान करना है। यहाँ पर बताया जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी का कौन सा अभिलेख है? गौतमी पुत्र सतकर्णी का कौन सा अभिलेख है? देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, ठीक है। राजा भोज का अभिलेख ग्वालियर अभिलेख, राजा भोज का होगा यहाँ पर ग्वालियर अभिलेख। विजय सेन का अभिलेख होगा देवपाड़ा अभिलेख, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्कंद लेख होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुँचते हैं। यह है, अब एशिया माइनर में बोगज गोई नामक स्थान से मिले अभिलेख में किन देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे क्योंकि ऑप्शन एक में है मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य। यहाँ पर एशियाई जो बोगज कोई अभिलेख है इसमें इन्हीं देवताओं का वर्णन मिलता है और यही देवता हमारे यहाँ पर वैदिक काल में इन देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंध नदी की घाटी पर अधिकार किया था। कौन से अभिलेख से पता चलता है? ये पता चलता है पर्सिपोलिस बेहिस्तून अभिलेख से पता चलता है। पर्सिपोलिस बेहिस्तून अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन कब से माना जाता है? भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। जो आहत सिक्के थे इन पर विभिन्न प्रकार के कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, जैसे पक्षियों के चिन्ह, वनस्पति के चिन्ह, पेड़ पौधे चिन्ह इत्यादि। इस प्रकार से जीव जंतुओं के चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते थे। और सबसे पहले ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले सिक्के कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौशाम्बी से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, श्रावस्ती से, गांधार से, नागार्जुन कोंडा से और पेयपल्ली से भी आहत सिक्के प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ में और यही इसका आंसर सही होगा। 17, क्वेश्चन नंबर 17, आहत सिक्कों पर कौन सा चिन्ह अंकित नहीं मिलता? देखो आहत सिक्कों पर हमने बात करी पक्षी, सर्प, जीव जंतु, चंद्र, प्राकृतिक चीज़ें इनका मिलता है, जबकि राजा की उपाधियां नहीं मिलती। ठीक है, और राजा क्या करती हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। 1, 2, 3 सही है। मोर, सर्प और चंद्र जो हैं आहत सिक्कों पर आकृति प्राप्त होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर आहत सिक्के किन धातुओं के बनाए जाते थे? धातु या धातुओं के बनाए जाते थे आहत सिक्के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोने के नहीं बनाए जाते थे, चांदी के बनाए जाते थे, शीशे के बनते थे, चांदी के बनते थे, शीशे के बनते थे, पोटीन के बनते थे और कांस्य के बनाए जाते थे। तो एक तरह से हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। तो चांदी, शीशा, पोटीन और कांस्य के आहत सिक्के बनाए जाते थे, जबकि सोने के आहत सिक्के नहीं बनते थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राजवंश के आहत सिक्के नहीं मिलते? किस राजवंश ने आहत सिक्के नहीं बनाए? तो यहाँ पर हम जाएंगे इंडो ग्रीक शासकों ने आहत सिक्के नहीं चलाए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जो थे हिंद यवन शासकों के द्वारा चलाए गए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों में सोने के सिक्कों में सोने की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह है कुषाण शासक। कुषाण शासकों के सिक्कों में सोने की प्रतिशत मात्रा अधिक मिलती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलाए गए? वह है गुप्त राजवंश। क्वेश्चन नंबर 22, पुरास्थलों से प्राप्त सिक्कों से किसकी जानकारी मिलती है? जो सिक्के प्राप्त होते हैं उससे हमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम जाएंगे उपयुक्त सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। सबसे अधिक सोने के सिक्के किस राजवंश के प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त राजवंश के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? वह हिंद यूनानी शासकों को सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के सिक्कों पर लिच्छिवे शब्द उत्कीर्ण मिलता है? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर यहाँ पर लिच्छिवे शब्द अंकित मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के कितने प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये 6 प्रकार के सिक्के हैं, गरुड़ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, वीणावादन प्रकार और व्याघ्र प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये 6 प्रकार के सिक्के हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? तो यहाँ पर हम जाएंगे कुमारगुप्त प्रथम के साथ, ऑप्शन डी। कुमारगुप्त प्रथम जो हैं उसके द्वारा कार्तिकेय का अंकन किया गया था सिक्कों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 हम यहाँ पर बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए, वह कौन शासक था जिसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त शासकों ने किन धातु और धातुओं के सिक्के जारी करे, यानी कौन सी धातु के सिक्के उन्होंने बनवाए गुप्त शासकों के द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा सोने के सिक्के बनवाए गए, चांदी के सिक्के बनवाए गए, तांबे के सिक्के बनवाए गए, लेकिन कांसे के सिक्के उन्होंने नहीं बनाए और ना ही उन्होंने सोने के सिक्के बनाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोना, चांदी और तांबा, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ में और ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके सिक्कों पर यूप शब्द यूप बना है? निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर यूप बना है? तो यह है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यूप बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं दिनार किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? यानी कि वो थे आधारित मिस्र पर आधारित, नहीं सॉरी, रोम के पर आधारित थी। जो दिनार की मुद्रा थी वो रोम के आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में लोहे के प्रचलन से किन क्षेत्रों में दूरगामी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा? जब लोहे की 1000 ईसा पूर्व के बाद में लोहे की जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद में यहाँ पर देखा जाता है कि 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में बहुत अधिक प्रगति हुई, जिसमें मगध साम्राज्य सबसे आगे रहा। तो उसमें हम देखते हैं कि वह आर्थिक रूप से भी अग्रणी रहा, सामाजिक क्षेत्र से भी अग्रणी रहा, राजनीतिक रूप से, नगरीकरण से। हम इसमें जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, यानी कि सभी हैं, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। इसमें सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है। जब लोहे की खोज हुई तो सभी क्षेत्रों में विकास हुआ और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? वैदिक साहित्य के अंतर्गत स्मृतियां नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या क्या वेदांग के अंतर्गत आता है? देखो हमने बात की थी 6 वेदांग होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। जैसे हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इस प्रकार से 6 वेदांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरुक्त की रचना किसने की? निरुक्त की रचना यास्क ने की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से हम आपको अगली वीडियो भी उपलब्ध कराते रहेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है, क्योंकि 200 BC से 200 AD का समय माना जाता है। इसका AD 200 AD का समय इसका माना जाता है। तो सबसे प्राचीन जो स्मृति मानी जाती है वह मानी जाती है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर प्रमुख पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की अंतिम रूप से रचना कब हुई? पुराणों की अंतिम रूप से रचना कब हुई? यह है ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, गुप्त काल में पुराणों की अंतिम रूप से रचना हुई। पुराणों के अनुसार 4 युगों का सही कालक्रम बताना है। पुराणों के अनुसार सही कालक्रम है, ये ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, कृत, त्रेता, द्वापर और कली युग जो है, यही यहाँ पर पुराणों के अनुसार सही कालक्रम बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ए कोड ऑफ हिंदू लॉज निम्नलिखित में से किसका नाम है? यह नाम है मनुस्मृति का, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है और कई सारे नियम कानूनों का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है, इसीलिए इसको कहा गया है ए कोड ऑफ हिंदू लॉज। किस अंग्रेज विद्वान ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? कौन अंग्रेज था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह था विल्किंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जय संहिता को कहा जाता है, जय संहिता किसको कहा जाता है? यह है महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर त्रिपिटक का संबंध कौन से धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। देखो पिटक का मतलब होता है टोकरी, और त्रिपिटक यानी कि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में बात की है। जो ग्रंथ हैं सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। किस पिटक में बौद्ध संघ के नियमों आचरणों का उल्लेख किया गया है? देखिए जितने भी ग्रंथ हैं इस ग्रंथ में प्रत्येक ग्रंथ में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो हम बात करते हैं अब जातक ग्रंथों में बौद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कहानी या कथाएं मिलती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये राइट।
ठीक है जी। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी राइट है, ठीक है जी। और मिलिंद पन्नो जैन धर्म संबंधी, ये गलत है, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ललित विस्तार महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, ये भी सही है। तो यहाँ कहा गया क्वेश्चन कहा हमारा सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं कौन सा नहीं है, सी, ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट, किस बौद्ध ग्रंथ में गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ में ये मिलता है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, उपोसथ का संबंध किससे है? उपोसथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ कथावस्तु का रचनाकार माना जाता है? प्रसिद्ध ग्रंथ कथावस्तु रचनाकार माने जाते हैं मौग्लीपुत्र तिष्ठ माने जाते हैं। महापरिनिब्बाण सूत्र किस निकाय से संबंधित है? अगला क्वेश्चन हमारा है महापरिनिब्बाण सूत्र किस निकाय से संबंधित है? तो यह है दीर्घ निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं? कौन से ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं? देखो इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर महावस्तु संस्कृत में लिखा गया है, ललित विस्तार ये भी संस्कृत में लिखा गया है, बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा गया है, सौंदरानंद संस्कृत में लिखा गया है, दिव्य अभिधान ये भी संस्कृत में लिखा गया है। इस प्रकार से हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ में और ये सही होगा। अच्छा, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो किस भाषा में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो पाली भाषा में है। अब जाएंगे 52, जैन आगमों में आगमों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ से महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है? भगवती सूत्र से या भगवती सूत्र ग्रंथ से महावीर के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, उपांग चूर्णी, टीका तथा निरुक्ति क्या हैं? ये सभी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ प्रशिष्टि पर्वन का रचनाकार कौन है? यह हेमचंद्र जो है प्रशिष्टि पर्वन का रचनाकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? देखो हम देखते हैं यहाँ पर हरिभद्र सूरी समरादित्य कथा, यही सुमिलित नहीं है। जिनसेन सूरी कयाकोश प्रकरण है। अच्छा, उद्योतन सूरी उपमिति भव प्रवज्य कथा यह है। हेमचंद्र प्रशिष्टि पर्वन ये भी है। तो इस प्रकार से इसमें पहला ही ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ए गलत है, सुमिलित नहीं है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? देखिए, रजत रंगणी धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कौटिल्य काटशास्त्र नहीं, ये भी नहीं है। मुद्रा राक्षस का राक्षस प्रमुख पात्र है, नहीं, ये भी नहीं है। मालवी का अग्निमित्र पुष्यमित्र सुख के विषय की जानकारी मिलती है, यही यहाँ पर सही है। मालवी का अग्निमित्र में ही पुष्यमित्र सुख के विषय में जानकारी मिलती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन साहित्य ग्रंथों में कुछ शुद्ध यह है कल्लन रजत रंगणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य काल में सिंध के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा है? हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ में, चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है? इसके बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पेरिपल्स ऑफ एथेंस एक ग्रंथ है और इसमें लाल सागर से अरब सागर के होते हुए व्यापार करने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आए विदेशी यात्रियों में से कौन चीन के थे या चीन का था? निम्नलिखित में कौन यात्री चीन से आए थे? यहाँ पर हम देखेंगे मैगस्थनीज, ये चीनी यात्री नहीं है। फायान चीनी यात्री है, ह्वेनसांग चीनी यात्री है और फायान चीनी यात्री है, ह्वेनसांग चीनी यात्री है और यहाँ पर चाओचुकुआ चीनी यात्री। देखो उनके नाम से ही पता चलता है जो चाइनीज नाम है। तो फायान, ह्वेनसांग और चाओचुकुआ ये चीनी यात्री हैं जो भारत में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के यात्रियों का विवरण प्राचीन भारत का इतिहास जानने में सहायक है? तो यूनान का भी है, रोमन का भी है, चीनियों का भी है, ये तो बात ठीक है। तो इसमें और चीनी भी हैं, रोम भी हैं, अरब भी हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, रोम नहीं है, रोम के नहीं है यहाँ पर, रोम नहीं है। यूनानी ठीक है, चीन ठीक है और अरब, तो ऑप्शन
सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान की रचना से प्राचीन भारत के समाज एवं संस्कृति को जानने में अच्छी मदद मिलती है? तो इसका आंसर होगा अल-बिरूनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था? कौन कौन से लेखक यात्री सिकंदर के साथ भारत में आए थे? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका मेगास्थनीज नहीं आया था, क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में था। नियार्कस आया था, ठीक है जी, और अनेसिक्रिटिस आया था, ये भी था, और अरिस्टोबुलस ये भी आया था। यानी कि नियार्कस, अनेस्टोसिक्रिटिस और अरिस्टोबुलस ये सब सिकंदर के साथ आए थे, मेगास्थनीज सिकंदर के साथ नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये पहला पार्ट पूरा हो चुका है, और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसकी जो बेल है, बेल को भी बजाइए आप, क्योंकि जितने भी हम आगे से आपके पास में इतिहास से संबंधित ज्ञानवर्धक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित वीडियो हम आपके पास में भेजते रहेंगे। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।